नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं किसी न किसी नए विषय पर सलाह मशवरा। आज हमारे कार्यक्रम में एक नहीं दो शख्सियत हैं और वे बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और बाय पैशन म्यूजिशियन है। तो आज हम उनसे संगीत और संगीत की विधाओं पर करेंगे सलाह मशवरा। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों को सचदेवा ब्रदर्स कहूँगी क्योंकि दोनों ही सचदेवा है। और पहले बड़े भाई साहब से शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर हेमंत सचदेवा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे कि छत्तीसगढ़ में पावर जनरेशन कंपनी के ईडी रह चुके हैं और साथ ही कोरबा का जो प्लांट है उसके हेड भी रह चुके हैं। तो आपसे पहले हम थोड़ी सी आपके प्रोफेशन से जुड़ी बात करेंगे और उसके बाद हम संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें करेंगे। और संजीव सचदेवा जी, आप उद्योगपति है भोपाल में, तो हम आपके उद्योग से जुड़ी कुछ बात करेंगे और फिर बाद में हम आप जो संगीत संयोजक रहे हैं तो उस सिलसिले में भी आपसे थोड़ा सा सलाह मशवरा करेंगे। तो हेमंत जी, हम शुरुआत करते हैं आपसे। तो जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी है उसके ईडी रहे हैं, तो हम पहले जानना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की पावर जनरेशन कंपनी के बारे में और साथ ही आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गए, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ज्वाइन तो हमने एज एमपी भी ही किया था, एमपी में ही किया था। बाद में स्टेट अलग अलग होने के बाद जो है वहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अलग बन गया और यहाँ एमपी भी रह गया। तो हम उस समय चूँकि कोरबा पावर हाउस में कार्यरत थे, तो पावर हाउस में काम करने वाले लोगों को सबको मौका नहीं मिला इधर वापस आने का, क्योंकि सब लोग अचानक से चलता हुआ प्लांट छोड़ के आ नहीं सकते हैं। तो हम फिर वहीं रह गए छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। बाद में वहाँ कंपनीज बन गई, तो छत्तीसगढ़ जनरेशन पावर कंपनी, इसमें कोरबा में एक प्लांट है डीएसपीएम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स हैं वहाँ, 500 मेगावाट का। वहाँ पे वो स्टेशन हेड के रूप में मैंने ईडी के रूप में सेवाएं दी और मुझे खुशी है कि उस कार्यकाल के दौरान उस पावर स्टेशन को इंडिया के बेस्ट पावर स्टेशन का अवार्ड मिला। जी, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आपने जिस कंपनी को हेड किया और उसे बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी मिला है। तो फिर हमारे मध्य प्रदेश की पावर जनरेशन कंपनी और छत्तीसगढ़ की पावर जनरेशन कुछ थोड़ा सा तो फर्क होगा, वो थोड़ा सा आप बताइए। कैपेसिटी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ज़्यादा है काफ़ी। जी। वहाँ पर 2-3 प्लांट थे थर्मल वाले, एक हाइडल का था, तो वो छत्तीसगढ़ के पास रह गए, बाकी सब यहाँ आ गए। लेकिन वहाँ डिमांड भी बहुत कम थी उस समय। जी। बाद में काफ़ी प्रोग्रेस हुई और प्लांट भी नए लगे और डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाना, तो इसमें कुछ आपको कुछ महसूस करना पड़ा या कई बार होता है ना, लोग मध्य प्रदेश को छोड़ के छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो थोड़ा सा बदला माहौल रहता है। एक्चुअली क्या हम लोगों का जो हुआ था रिक्रूटमेंट वो जनरेशन विंग में हुआ था, तो हम यहाँ भी आ जाते तो हमें जनरेशन में जहाँ पावर जनरेशन होती है थर्मल प्लांट जैसे सारणी है, अमरकंटक है, जो एमपीवी के हैं, वहीं रहना पड़ता। तो प्लांट लाइफ तो वैसी ही रहती जैसी यहाँ रहती वैसी वहाँ रही। संजीव सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, तो आप बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई। मेरी एजुकेशन यही मॉडल स्कूल भोपाल में हुई। उसके बाद मैं SATI विदिशा से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। जी। उसके बाद 2 साल मैंने एक प्राइवेट कंपनी डायमंड सीमेंट्स में काम किया। फिर लेकिन मैं खुद का ही कुछ काम करना चाहता था, तो 2 साल बाद मैं नौकरी छोड़ के वापस आ गया। जी। फिर यहाँ आके मैंने एक NRDC से हम टेक्नोलॉजी लेके आए फेरो सीमेंट टैंक्स की। वो हमने बनाना स्टार्ट किए। वो हमने लगभग 10 साल बनाए। फिर प्लास्टिक की टंकियों का प्रचलन बढ़ने लगा, तो जहाँ भी हमारी सप्लाई थी सबने कहा भाई बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं कि भाई प्लास्टिक टैंक बनाइए आप। तो ठीक है, फिर हमने ईयर 2000 में प्लास्टिक टैंक्स में शिफ्ट कर दिया और तब से लेके हम प्लास्टिक टैंक्स बना रहे हैं और ISI मार्क टैंक्स बनाते हैं हम। और हमारी ज़्यादातर सप्लाई गवर्नमेंट, रेलवेज, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस को होती है। तो अब हम आपकी जो संगीत में जो जर्नी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप दोनों ही भाई हैं, आप दोनों ने ही होता है ना, घर में एक माहौल होता है, उससे शुरुआत होती है। तो आपके घर में क्या संगीत का कभी ऐसा माहौल रहा कि आप लोग संगीत से जुड़े और आपका एक पैशन बन गया हो? संगीत में इंटरेस्ट तो बचपन से ही था जी। और जब थोड़ा होश संभाला
तो पिताजी भी गाते थे? पिताजी हमारे बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन क्या है, वो पाकिस्तान से हो गया है तो स्ट्रगल करते रहे, तो म्यूजिक में उतना किया नहीं उन्होंने, लेकिन उनमें प्रतिभा बहुत थी। जी जी जी। तो वो हमको भी मिली उनसे, तो वही धीरे धीरे हम डेवलप करते गए। संजीव सर, आप बताइए कि आप यहाँ पर, हमने कई जगह आपको देखा है कि आप संगीत में प्रस्तुति देते हैं और संगीत संयोजक भी रहते हैं, जो भी बड़े कलाकार आते हैं, उस बारे में आप बताइए कि कैसे आप उसको करते हैं। संगीत में बचपन से ही पिताजी ने सीखने के लिए डाल दिया। ये एक बड़ा हमारा सौभाग्य था जी कि 11वीं 12वीं तक आते आते हमने शास्त्रीय संगीत की पूरी शिक्षा ले ली थी। जी जी जी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कीज में ज़्यादा होता था, तो उस वक्त हमारे ज़माने में हारमोनियम होता था। मैंने हारमोनियम बजाना स्टार्ट किया धीरे धीरे, जब मैं 7वीं 8वीं में था, जो बाद में टर्न होके एकॉर्डियन पे आया और फिर इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स आ गए, उस पे आया। तो कॉलेज में भी मैं बजाता रहा, स्कूल मॉडल स्कूल में भी मैं बजाता था हारमोनियम। जी। तो धीरे धीरे पिकअप होता गया और फिर मैंने अपनी टीम भी बना ली म्यूजिशियंस की। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी काम करने में विश्वास रखते थे कि जो भी संगीत है उसके साथ जो बजना है, जो चीज़ें हैं, जो कॉर्ड्स हैं, जो रिदम है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट करना है, पिकअप्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं म्यूजिक में, तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते थे। तो वो धीरे धीरे एक स्तर तक हम लोग पहुंच गए। फिर जैसे बम्बई से अमित कुमार जी, सुरेश वाडकर जी, अलका याग्निक जी और बड़े बड़े जो भी बहुत बड़े नाम हैं इंडिया के जी, उनके साथ भी हमें बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर, जैसे आप दूरदर्शन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और दूरदर्शन में भी आपने बहुत सी प्रस्तुतियां दी, और आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपको फिर से दूरदर्शन पर हम आपका इंटरव्यू लेके दिखा रहे हैं कि आपने कैसे शुरुआत करी। तो दूरदर्शन की जो शुरुआत है वो भी आप बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। 1995 के आसपास दूरदर्शन शायद आया था, मुझे ऐसा ध्यान आता है। और रिकॉर्डिंग्स उस वक्त काफ़ी होती थी लाइट म्यूजिक में, गीत, गज़ल, भजन, लोकल कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था। जी जी। तो उसमें हम लोग संगत के लिए जाते थे, तो आकाशवाणी से अप्रूव थे, तो अप्रूव्ड आर्टिस्ट होने के नाते हमको बुलाया जाता था। जी जी। सुर, साज और आवाज़ बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता था, उसमें भी हमने काफ़ी प्रस्तुतियाँ दी जी। और कुछ देशभक्ति के गीत भी बनाए, मैंने खुद कंपोज किए, वो भी काफ़ी प्रचलन में रहे और काफ़ी बजे। फिर धीरे धीरे चैनल्स बहुत बढ़ते गए, तो फिर दूरदर्शन से इस तरह के प्रोग्राम भी धीरे धीरे कम हो गए। नहीं, लेकिन आप क्या अब दूरदर्शन पर आप है ही, तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम दोबारा शुरू होने चाहिए और जो लोकल आर्टिस्ट को मौका मिले? यस, बिल्कुल होने चाहिए। मैं मानता हूँ लोकल प्रतिभाओं को उससे मौका मिलता है जी। और सुदूर क्षेत्रों में दूरदर्शन जाता है आज भी, और लोग देखते हैं। और वैसे भी दूरदर्शन जो है वो संस्कृति को सहेजने का एक काम करता ही है। तो हेमंत जी, अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि संजीव सर ने बताया कि आप लोगों ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी एक तरीके से, तो और आप लोग का रुझान भी उसमें था और इंटरेस्ट होने की वजह से आज आप यहाँ तक पहुंचे। तो आप जब इतने बड़े जब ओहदे पर रहते हैं, उसके बाद कैसे समय निकाला आपने कि जो तबला है उसको आपने सीखा और तबले पर आपने किताब भी लिखी, और साथ ही एक और बड़ी बात कि आपने पीएचडी भी किया तबले में। तो ये बताइए, ये कैसे संभव हो पाया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो हमारा नेचर ऑफ सर्विस रहता है उसमें समय बहुत कम मिलता है जी, क्योंकि 24 घंटे लगातार बिजली बननी है और उससे रिलेटेड काम भी होना है। बिल्कुल। तो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, हमें मेरी पोस्टिंग बीच में हाइडल पावर स्टेशन में हो गई थी। जी जी। हाइडल पावर स्टेशन एक्चुअली जो मॉर्निंग पीक आवर्स और इवनिंग पीक आवर्स होते हैं, जब डिमांड बढ़ती है उसी समय चलता है। जी जी। बाकी समय उसको बंद करके रखा जाता है, वो सपोर्ट के लिए होता है सिस्टम के। जी। तो उसमें समय मिल जाता था काफ़ी, तो उस समय को ख़राब ना करके मैंने उसका उपयोग किया। जी जी जी। जो भी सालों साल वहाँ पोस्टिंग रही उस दौरान मैंने ये सब काम अपना कंप्लीट कर दिया। जी जी। तो मतलब कैसे भी समय चुराओ और अपना किसी अच्छे काम के लिए लगाओ। Yes. और जो पैशन है उसके लिए निकालो, समय तो पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीएचडी कैसे संभव हो पाया? जो एक्चुअली मैंने काम किया, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कंडीशनल कंपोजिशंस। जी जी। कंडीशनल कंपोजिशंस मतलब कुछ कंपोजिशंस, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जैसे तिहाई या फरमाइशी चक्रधार या कमारी चक्रधार, ये अलग अलग ताल जो हैं सब में बजाई जाती हैं सोलो परफॉर्मेंस के समय। जी जी। तो जनरली क्या होता है कि जैसे सम से मतलब ताल की पहली मात्रा से लेके कुछ ताल में लोग बजा लेते हैं उन कंडीशंस को पूरा करते हुए,
लेकिन किसी भी ताल की किसी भी मात्रा से ऐसी मतलब आपको रचना बजानी हो तो वो दैट इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स। अच्छा, मतलब इसमें भी मैथमेटिक्स है। हाँ, उसमें मैथमेटिक्स आ जाता मतलब है। हम संगीत में भी मैथमेटिक्स को देखते हैं। उसमें इंटरेस्ट था मेरा, तो वो मैं जब काम करना शुरू किया तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली, तो वो सब टेबुलेट करता गया तो इतना अच्छा मटेरियल हो गया। तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के एचओडी थे भाले साहब, उनसे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि ये तो तुम रजिस्ट्रेशन करा लो, इसमें तो तुम्हें पीएचडी अवार्ड हो जाएगी। तो मैंने फिर करा लिया, उस डायरेक्शन में चला गया। तो जब बाद में जाके उसमें सक्सेसफुल भी हुआ, वो मिली मेरे को डिग्री। और जो मेरी थीसिस थी उसको एक बुक के फॉर्म में यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया, और उस बुक की स्टडी आज पीजी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। जो मतलब म्यूजिक में जो लोग PG म्यूजिक में करते जो हैं। लोग हैं, क्योंकि ना वो वर्क जो है ना वो काम और किसी किताब में नहीं मिलता जी जी, जो मैंने उसमें किया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कभी शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने तबले पर पीएचडी की होगी, जहाँ तक मतलब मैं आपके बारे में जानती हूँ। इस सब्जेक्ट में नहीं। हाँ, तबले में, और वो भी जैसा आप कह रहे हैं मैथमेटिक्स होता है उसके हाँ, अंदर में। ये काम यूनिक था। बिल्कुल। तो सर, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपसे फिर से बहुत सी बातें करेंगे और सलाह करेंगे। तो सर, ब्रेक के बाद आप दोनों का फिर से स्वागत है। तो संजीव जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि आप हारमोनियम बजाते थे और बजाना वहाँ से शुरू किया, और उसके बाद अब हम आज की बात करें तो लोगों ने हारमोनियम से और अलग इंस्ट्रूमेंट्स अभी आने लगे हैं। तो आप बताइए, क्या आपने भी हारमोनियम से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर स्विच किया? हाँ, स्विच किया मैंने। हारमोनियम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गज़लों, भजन और लाइट म्यूज़िक में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जो फिल्मी संगीत है उसमें धीरे धीरे उसका उपयोग काफ़ी कम हो गया और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ने उसकी जगह ले ली। जी तो जब मैं कॉलेज में आया तब मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट की कि साहब आजकल माहौल चेंज हो रहा है, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉलेज की तरफ से ले दीजिए। जी जी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम बॉम्बे से एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कैसियो का MT40 नाम था उसका, मुझे आज भी याद है, वो 5-1 हज़ार रुपए का, वो लेके आए और वहाँ से फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक में चेंज किया। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डेवलपमेंट होता गया, बहुत डेवलपमेंट होता गया। बिल्कुल जो टोन्स हैं वेरी क्लोज टू रियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए वो, कि आप सितार बज रही है और कीबोर्ड में बज रही है, फर्क करना मुश्किल होता है। जी जी। हालांकि वो फील कभी नहीं आ पाई। तो फिर मैं कीबोर्ड्स पे आ गया, एक के बाद एक मॉडल चेंज होते गए। फिर कुछ साल पहले 2007 के आसपास मेरा ड्रीम था मैं अकॉर्डियन बजाऊं। तो वो 2007 में मैंने फिर अकॉर्डियन खरीदा, अकॉर्डियन बजाना शुरू किया। जी जी। फिर सोनाली नाथ जी मेरे साथ हवाइन गिटार बजाती हैं, कलकत्ता की बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। जी जी। हम दोनों ने कुछ साथ में इंस्ट्रूमेंटल सीडीज निकाली जो टी सीरीज से, टाइम्स म्यूजिक से और HMV से रिलीज हुई। ओके। उनको विविध भारती ने अप्रूव किया। बिल्कुल। और आज भी अक्सर विविध भारती में वो संगीत बजता रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन फिर भी जो हारमोनियम बजाने की जो कला है, जितने लोग पहले बजाया करते थे, और अब अगर हम किसी भी नए संगीतकार कहेंगे कि अब तो लोग कम कम होते जा रहे हैं हारमोनियम बजाने वाले, तो क्या हारमोनियम बस अब एग्जीबिशन
में ही रह पाएगा, क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी जो गज़लें होती हैं वो हारमोनियम तबले पे ही होती हैं। जो पुरानी गज़लें हैं जो गा गए हैं गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब, जगजीत सिंह जी, मतलब हारमोनियम के बिना इनकी कोई हारमोनियम और तबले पे ही तोड़ काम नहीं है। हुआ है और जो क्या बात निकल के आई है, जी। तो उसकी महत्ता कभी कम नहीं होगी। और संगीत की इस विधा में गजल, भजन, उसमें हारमोनियम हमेशा जिंदा रहेगा। सर हेमंत जी, अब मैं जानना चाहूंगी आपके तबले के बारे में। जैसे अब तबले के भी, जैसे इन्होंने हारमोनियम के बारे में बताया कि अब लोग इलेक्ट्रॉनिक पे स्विच कर गए, तो तबले का भी क्या रहा? जो इतने पुराने साल, कहूँ 2000 साल या 1000 साल पुराना तबला, जो इतना पुराना एक इंस्ट्रूमेंट रहा है, वाद्य यंत्र रहा है, आज क्या स्थिति है? क्या उसमें भी कोई बदलाव आया है? तबले की उत्पत्ति 1000 साल तो नहीं, 400-500 साल पहले की मानी जा सकती है। और शुरू में एक्चुअली ये संगत के लिए उपयोग होता था। जी जी। लेकिन जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट होता गया तो इसमें सोलो वादन भी होने लगा। जी। तो कई तरह की रचनाएं उभर के सामने आई, उनका वादन होने लगा सोलो में। अब जैसे पहले संगीत की बात करें अगर ना, तो संगीत में 3 चीजें आती हैं, गायन, वादन और नृत्य। जी। ये 3 कलाएं हैं बस, जिनका समुच्चय को हम संगीत कहते हैं। जी जी जी। इन तीनों में ताल का बहुत महत्व जी। है। ताल एक अलग अंग है जिसको गायन वालों को भी फॉलो करना है, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को भी करना है, नृत्य वालों को भी करना है। जी जी जी। तो और उस ताल के निर्वाह करने का के लिए कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला उनमें से एक है। तो जैसे सर हम अगर तबले के बारे में सुने तो सबसे पहले हमारे सामने एक नाम आता है जाकिर हुसैन जी का, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनका जो तबला वादन है वो हमेशा हम लोगों को याद रहता है। पंजाब घराने के अल्लाह रखा जी के सुपुत्र हैं वो। जी जी। तो जैसे सर तबला की हम बात करें या हम किसी और संगीत, जनरली हम सुनते हैं घराने, तो संगीत के घराने हैं, तबला के घराने हैं, शहनाई के घराने हैं, तो इस तरीके से जो ये घराना जो चलन है, क्या यहीं से संगीत निकल के आया है या यही लोग आगे बढ़ते हैं या कोई नए लोग भी इसमें जुड़ते जाते हैं? अब वो तबला वादन की जो स्टाइल्स थी उनमें जो डिफरेंस हुआ, जैसे पंजाब में जिस तरह का तबला, उन्होंने जनरली क्या किया, जो पखावज के बोल थे वहाँ पखावज बजती थी, जी। तो पखावज के सारे बोलों को बंद करके तबले पे बजाया, तो एक नई टेक्निक डेवलप हो गई, नया सिस्टम डेवलप हो गया। जी जी तो जी। पंजाब घराने का नाम दिया गया। जी जी जी। इस तरह से वादन विशेषताओं में जो डिफरेंसेस थे उसके आधार पर घराने बने। तो संजीव जी आप बताइए, जैसे मैंने घराने की बात सर से भी की है, हेमंत जी से भी, तो जैसे हम घराने को लेकर चलते तो सब लोग कहते हैं कि ये इस घराने से ये लोग इस वाद्य को बजाते हैं, ये घराना है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या ये जो घराना प्रचलन है ये आज भी वो लोग इस अपनी जो कहते हैं विरासत को आगे ले जा पाए, या कोई और नए लोग भी उसमें जुड़ते चले गए? जुड़ रहे हैं लोग। जी घराना की पद्धति अभी भी चल रही है जी जी। और सभी घरानों की अपनी विशेषताएं हैं। जी जी। अब जैसे बगिया के फूल हैं, अब कमल की अपनी विशेषता है, गुलाब की अपनी विशेषता है, जी। चमेली की अपनी विशेषता है। ऐसे घराने स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब सबके लिए। जैसे वोकल गायन के अलग अलग घराने, तबले के अलग घराने, नृत्य के अलग घराने, पखावज के अलग घराने। जी जी। तो वो सब घरानों की जो विरासत है वो आगे बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। सर जैसे आपने बताया कि आप संगीत संयोजक हैं और आपके साथ कई आपकी पूरी टीम है, पूरे अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, तो जब उन टीम मेंबर्स को आप अपने इस में जोड़ते हैं तो किन उनकी बातों का ध्यान रखते हैं, किस क्वालिफिकेशन का, कि वो आपके साथ जुड़े रहे? संगीत संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संगीत के पीछे, गायन के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उनका संयोजन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कॉर्ड्स बोलते हैं, कॉर्ड्स कीबोर्ड्स पे भी बजते हैं, गिटार में भी बजते हैं, बेस गिटार पे भी बजते हैं। जी। तो अगर कहीं ये कॉर्ड्स पूरे गाने में चेंज होते रहते हैं, तो जब चेंज हो तो वो बेस गिटार, कीबोर्ड्स सबके एक साथ चेंज होना चाहिए। जी। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शीट्स बनाते हैं, शीट म्यूजिक होता है, उसमें हम सब कॉर्ड्स लिख देते हैं पहले ही और सब म्यूजिशियंस को दे देते हैं। तो जब गाना चलता है तो उनको पता है कि कहाँ पे हमने क्या बजाना है। जी। तो इसकी हम पहले 2-3 रिहर्सल्स भी कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारी क्वालिटी दूसरों की तुलना में, जो रिहर्सल नहीं करते या कॉर्ड का संयोजन नहीं करते, उनसे बेहतर हो जाती है। जी जी। तो इसमें जैसे अब आपने किसी एक प्रोग्राम में आपका संगीत संयोजन का काम हुआ, उसके बाद जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं,
क्या अगले प्रोग्राम में भी वही लोग रिपीट होते हैं या आप नए लोगों को भी जोड़ लेते हैं? ज्यादातर वही रिपीट होते हैं जो सीजन आर्टिस्ट हैं। अब जैसे बॉम्बे से अमित कुमार जी आ रहे हैं, सुरेश वाडकर जी आ रहे हैं, वहाँ पे हम नए लोगों को मौका नहीं दे सकते क्योंकि उनको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए होता है। लेकिन हाँ, छोटे प्रोग्राम्स में हम नए बच्चों को भी लेते हैं, उनको भी सिखाते हैं, उनको भी आगे बढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जो ये संगीत संयोजन आप करते हैं तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लोग आपके पास आते हैं, ऐसा कुछ? जी हाँ, कई बार होता है ना कि संगीत संयोजन में आपके टीम मेंबर्स तो है ही, लेकिन कई बार हम नए लोगों को भी चांस देते तो नए लोग आते हैं। इंटरेस्ट की बात कह रही हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल, नए लोगों को बहुत इंटरेस्ट है म्यूजिशियंस को। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम का कोई मेंबर उपलब्ध नहीं है, उस वक्त हम नए लोगों को सामने लाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको सिखाते हैं और उनसे बजवाते हैं जी। इससे वो भी आगे बढ़ते हैं। तो हेमंत जी, अब मैं जानना चाहूँगी कि अब आप रिटायर हो गए हैं अपनी अहम भूमिका से, तो अब जैसे आप भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आजकल फिल्मों का बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। लोग मुंबई से बहुत लोग यहाँ पे फिल्में बनाने के लिए आ रहे हैं। तो अब आपका क्या रोल रहेगा कि जो संगीत में प्रस्तुति हम देखते हैं फिल्मों में बहुत रही है, जाकिर हुसैन जी को हमने देखा है कई गानों में उन्होंने तबला बजाया है और उनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही है, तो अब आप की क्या भूमिका रहेगी? वास्तव में देखा जाए तो जो तबले का रोल सुगम संगीत में, फिल्मी संगीत में जो पहले होता था उसके मुकाबले आज काफी कम हो गया है जी। पहले तो लागा चुनरी में दाग गया और ये एक से एक गाने ना जिनमें तबले का बहुत अच्छा उपयोग होता था। धीरे धीरे इसमें कमी आती गई और आज आवश्यकता इस बात की है कि उसके चलन को पहले तो बढ़ावा मिलना चाहिए। जी जी जी। तो जैसे जैसे हम उसका उपयोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो आपने कुछ प्लानिंग की हो कि यहाँ जब आप आए हैं तो अब जब इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री यहाँ आ रही है तो अभी तो इसको भी आगे बढ़ना चाहिए। प्लानिंग करने के स्टेज में है, अभी आए हैं एक्चुअली हम। अब बस बाकी का सारा समय जो है अब यहीं व्यतीत करना है जी जी इसी डायरेक्शन में। अब आप अपनी उस किताब के बारे में भी बताइए, क्योंकि किताब तो आपने लिखी है और पीजी के स्टूडेंट्स उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो उस किताब का नाम क्या है और कैसे लोग उसको अगर जानना चाहे कि हाँ ये किताबें देखना चाहे, खरीदना चाहे तो? मैं मोटा मोटा आपको जैसे आइडिया देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोलो वादन का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा, तो उसमें कई तरह के बोल प्रकार विकसित हुए जी। तो किताब का नाम है एक्चुअली तिहाइयों एवं चक्रधारों का गणितीय विश्लेषण। ओके। तो चक्रधारों में दो तरह की चक्रधार खास मानी गई है, फरमाइशी चक्रधार और कमाली चक्रधार जी। तो ये एक प्रकार का बोल प्रकार है। जैसे फरमाइशी चक्रधार हम उसको कहते हैं कि एक काफी बहुत लंबा कुछ बोल है और फॉलोड विद तिहाई, और ये पूरा पोर्शन 3 बार बजे और जाके सम पे खत्म हो जी। और ये चौथी मात्रा से किसी ताल की उठना हो तो ये कंडीशंस तब ध्यान। इसमें क्या होता है कि जब हम पहली बार बजा रहे हैं उसको बोल और साथ में तिहाई है, तो तिहाई के 3 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट जो है वो सम पे एंड हो, जब हम इसको रेपिटेशन में दूसरी बार बजा रहे हैं तो उस तिहाई का जो दूसरा पार्ट है वो सम पे एंड हो, और फाइनली तिहाई का तीसरा पार्ट सम। ये तीनों जगह सम पे रहनी चाहिए। सम मतलब ताल की पहली मात्रा। जी जी जी। तो ये कंडीशंस हो गई। अब किसी भी मात्रा से अगर आपको बजाना है तो ये कंडीशंस पूरी हो, उस डायरेक्शन में मैंने काम किया था। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया। तो तिहाइयों एवं चक्रधारों का गणितीय विश्लेषण, ये उस पुस्तक का नाम है। पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, आवश्यकता पड़ने में जो भी जिसको आवश्यकता होती है मैं प्रदान कर देता हूं। तो सर जैसे आपकी जो ये किताब है जिसमें बहुत सारे गणितीय विश्लेषण ताल को लेकर है, तो अब जैसे जो नए सीख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं पीजी के, उनके लिए तो है ही उपयोगी, लेकिन उसके अलावा जो सीख चुके, जो बजाते हैं, क्या उनके लिए भी ये काम की है आगे कुछ और सीखने के लिए, या फिर जो नए सीख रहे हैं या बजाना सीख रहे हैं उनके लिए, ये किन के लिए ज़्यादातर उपयोगी रहेगी? अच्छे से अच्छे घरानेदार बजाने वाले होते हैं, ऐसा अनुभव किया गया है कि गणित से ना उनकी थोड़ी दूरी रहती है। तो ये इस तरह का डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस समझना सबके बस में नहीं रहता। तो मैंने उसमें क्या किया है कि जो अंक हमको मिले ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसे हमने टेबुलेट किया और उसके बाद हमने आगे काम किया कि इस टेबल को बिना विस्तृत गणितीय विश्लेषण किए कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
उसकी अल्टरनेटिव प्रोसेस विधि बनाई हमने, और उस विधि से उस टेबल को बहुत आसान तरीके से, ताकि कैसे फिंगर टिप्स पे आ जाए, वो विधियां हमने बना के दी। तो उन विधियों से वो अंक जो है अब सबको मिल जाते हैं। जी जी लेकिन इसको इन डेप्थ समझना ये भी उतनी बिगनर्स के लिए उपयोगी नहीं है। जी जी ये जो कुशल वादक हैं, कलाकार हैं, गुरुजन हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी पुस्तक है ये। जी। तो अब संजीव जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सोनाली जी के साथ मिलकर अपनी रचना लिखी है या सुनाई है या बजाई है, तो ये हमारे दर्शकों को कहाँ सुनने को मिल सकती है? और क्योंकि आप बहुत बजाते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी धुन आपने बनाई है, तो किस माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शुरू से ही पॉपुलर रहा है, क्योंकि ये बड़ा लोगों को शांति प्रदान करता है। जी। बहुत इसके सुनने वाले शौकीन लोग हैं। तो 2007 में सोनाली जी से मुलाकात हुई, उन्होंने प्रपोजल दिया कि हम मिलके कुछ सीडीज बनाते हैं। तो एकॉर्डियन मैंने पकड़ा, उन्होंने हवाइन गिटार, और हम लोगों ने फिल्मी गाने इंस्ट्रूमेंटल पे बजाए। पहली हमारी सीडी टी सीरीज से रिलीज हुई, दूसरी टाइम्स म्यूजिक से हुई, उसके बाद 3-4 सीडीज HMV सारेगामा से रिलीज हुई। और हमारी अपनी एक यूट्यूब चैनल है, संजीव सोनाली म्यूजिक। जी जी जी। इसमें जो भी आपके दर्शक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना चाहते हैं, वो संजीव सोनाली म्यूजिक पे जाके हमारी बजाई हुई दोनों का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम भी लेंगे ज़रूर, और हमारे दर्शक भी लेंगे। तो अब हेमंत जी से मैं पूछना चाहूँगी कि अब जैसे आप ये वाला इंटरव्यू तो बिना तबले का हुआ, आपने तबले पर PhD की, लेकिन अगला इंटरव्यू हम जरूर लेंगे जिसमें आप तबले के साथ हैं और उसके गणितीय विश्लेषण को थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएं, जिससे कि हमारे दर्शक और अच्छे से समझ पाए कि कैसे इसका तबले का जो गणितीय विश्लेषण होता है और कैसे तबला बजाया जाता है गणितीय विधा के साथ में, क्योंकि म्यूज़िक को हम गणित के साथ बहुत कम जोड़ते हैं और ये पहला मौका रहा कि हमने तबले को गणित के साथ जोड़ा है। ज़रूर ज़रूर। तो यहाँ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपनी अलग अलग जो विधाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को बताया, और हम ज़रूर आप लोगों को फिर से सुनेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। तो आज हमने अपने इस कार्यक्रम में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और तबले के तालों का गणितीय विश्लेषण, इस पर हमने किया सलाह मशवरा। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।